सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश करने का अधिकार संचालक मंडल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, फिल्मों के सह निर्माण के लिए लाएंगे इंसेंटिव फंड स्कीम। कान फिल्म समारोह में इंडिया पैवेलियन का केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। पहले दिन कोंटा विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंचकर लोगों से की बात। और तकनीकी ज्ञान से अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं युवा। एमएसएमई मंत्रालय से बढ़ रहे रोजगार के अवसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की प्रक्रिया की सिफारिश करने का अधिकार दे दिया है। इसी तरह मंत्रिमंडल ने महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के होल्डिंग और मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए वैकल्पिक तंत्र को अधिकार देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधनों का उद्देश्य जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देना, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को अगले वर्ष 1 अप्रैल तक आगे बढ़ाना और देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा संशोधन राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति में नए सदस्यों को शामिल करने और विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात को अनुमति देने के लिए भी है। इन संशोधनों से मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे जैव ईंधन के उत्पादन बढ़ने से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में अब तक के सबसे बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल कान फिल्म समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समारोह में भारतीय लोक कला के लिए एक ऐतिहासिक क्षण उस समय आया जब लोक गायक राजस्थान के मामे खान ने रेड कारपेट पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। अनुराग ठाकुर ने कान फिल्म समारोह में इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में विदेशी फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने फिल्मों के सह निर्माण के लिए इंसेंटिव फंड स्कीम की घोषणा भी की। Hand in hand with sensitive treatment of subjects of social and national importance, while reflecting the values, beliefs and experiences of the Indian people. Indian cinema has also showcased their hopes, dreams and achievements. While being rooted in Indian culture, the Indian film industry has grown to acquire a universal character. And while preserving our age-old stories, the Indian filmmakers are innovating in their art of storytelling through use of technology. The Indian film industry, which produces almost 2,000 films every year, is the world's largest film industry. और भारतीय सिनेमा की विविधता की अनूठी झलक का प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में देश भर की फिल्मी हस्तियों को शामिल किया गया। 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इस बात का प्रतीक था कि भारत वैश्विक सिनेमा का केंद्र बनने की आकांक्षा रखता है। अनुराग ठाकुर के साथ जिन 10 हस्तियों ने इस समारोह में शिरकत की, उनमें 3 संगीतकार और भारतीय सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता और अभिनेता शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और प्रख्यात संगीतकार ए आर रहमान भी शामिल हैं। भारत के समकालीन संगीत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित रिकी केज भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। गीतकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। क्षेत्रीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाली हस्तियों को भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है, जिनमें अभिनेता और निर्माता आर माधवन और तेलुगु सिनेमा की सुपरस्टार तमन्ना भाटिया और पूजा हेगड़े शामिल हैं। इस समारोह में छत्तीसगढ़ की फिल्म बेलाडेला का प्रदर्शन भी किया जाना है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। 2 जून तक चलने वाले इस भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत कोंटा विधानसभा से हो रही है। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे रूबरू होंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज सुबह हेलीकॉप्टर से रवाना होकर कोंटा पहुंचेंगे, जहां उन्होंने आम जनता से भेंट मुलाकात कर शास्त्रीय योजनाओं और कार्यक्रम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री आज कोंटा विधानसभा के छिंदगढ़ भी पहुंचे और वहां उन्होंने लोगों से भेंट मुलाकात करने के बाद शाम को अब वे सुकमा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुकमा में पुलिस लाइन स्थित ऑफिसर्स मेस का लोकार्पण, शहीद पार्क में गांधी की प्रतिमा का अनावरण और सी मार्ट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत की है। भेंट मुलाकात अभियान के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने 4 से 11 मई तक सरगुजा अंचल के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने 3 जिलों के 8 विधानसभा में जनता के बीच पहुंचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने संपर्क, संवाद, समाधान के ध्येय के साथ आम जनता से सीधी बात की, तो वहीं उनकी समस्याओं को जानकर उनका त्वरित निराकरण भी किया। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 191 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 16 मार्च को कोविड टीकाकरण शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक किशोरों को पहला टीका लग चुका है। इस समय देश में 15,647 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,549 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 करोड़ 25 लाख हो गई है। इस दौरान 1,829 नए मामले भी दर्ज किए गए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.09% हो गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 4,218 सैंपल्स की जांच हुई है, जिनमें से 4 व्यक्ति ही कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक पहली डोज और 1 करोड़ 82 लाख से अधिक दूसरी डोज यानी कि दोनों डोजेस हो चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई तकनीकी और प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम शिक्षा का असर अब देखने को मिल रहा है। तकनीकी ज्ञान से अब युवा अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने परिवार के लिए सशक्त माध्यम भी बन रहे हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय द्वारा 112 करोड़ की लागत से बने दुर्ग के रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र से छात्र छात्राएं अब प्रशिक्षित होकर निकल रही हैं। इस संस्थान में PM दक्ष योजना, MSME मंत्रालय प्रायोजित प्रशिक्षण, इंटर्नशिप प्रशिक्षण और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिछले साल 66 छात्र छात्राएं यहां से प्रशिक्षण लेकर देश के बड़े औद्योगिक संस्थानों जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एवटेक लिमिटेड, जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड, शिवालिक इंजीनियरिंग जैसी जगहों पर नौकरी पाने में सफल हुए हैं। MSME तकनीक संस्थान दुर्ग के उप महाप्रबंधक रितेश कुमार टांडेकर ने बताया कि केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा चिन्हांकित पाठ्यक्रमों का यहां संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित होकर छात्र छात्राएं औद्योगिक संस्थानों में नौकरी पा रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि यहां पर उन्हें अलग अलग विषयों की तकनीकी जानकारी मिल रही है। यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार के अवसर और बढ़ जाते हैं। सभी मशीनों में कम से कम वन मंथ का कोर्स कम से कम के लिए और अधिक से अधिक के लिए 4 साल का कोर्स है। तो मैं अभी फ़िलहाल 6 मंथ का कोर्स कर रहा हूँ CNC टर्निंग से CCC। तो अभी वहाँ पर कोर्स करने पे CCC CNC टर्निंग सीखा है। फिर अभी उसके बाद हमारा OJT पीरियड चलेगा, तो कंटिन्यू हमारा 6 मंथ तक OJT पीरियड पे सभी मशीन हम लोग इस बार चला सकते। यहाँ पे हम पे मशीनिंग में फेसिंग करना, मिलिंग मशीन में आगे गियर कटिंग करने के लिए, इंडक्शन करने के लिए स्पर गियर, बेवल गियर वगैरह हो गया। ग्राइंडिंग में सरफेस ग्राइंडिंग कर रहे हैं हम, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है। लेथ मशीन अभी आ गई है, तो उसमें भी हम लोग फेसिंग, टर्निंग, पार्टिंग ऑफ, जितने भी लेथ मशीन से रिलेटेड वर्क है, चाहे वो थ्रेड कटिंग हो, ये सारे वर्क जो है हमको यहाँ सिखाया जाएगा। और अभी तो फिलहाल यहाँ मिलिंग मशीन में मैं इंडक्शन सीखी हूँ, फेसिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, इस आदि वर्क सीखी हूँ।
उल्लेखनीय है कि प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति और उद्योगों में लगने वाले कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संस्थान में विगत 2 वर्षों से टूल और डाई निर्माण तथा मैक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। अभी तक लगभग 3500 छात्र छात्राओं इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा चुके हैं। और इस बारे में जानकारी लेते हैं एमएसएमई तकनीकी संस्थान दुर्ग के उप महाप्रबंधक रितेश कुमार टांडेकर जी से। रितेश जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार की एमएसएमई मंत्रालय की जो योजना है जिसमें बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें एमएसएमई के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। सर, जैसा कि आपको विदित है, केंद्र सरकार का सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय जिन्होंने ये एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग में जो स्थापना का जो प्रस्तावना दी है और जिसके ऊपर कार्य चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देते हुए विभिन्न उद्योग आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण देना, ताकि एमएसएमई को फायदा हो। एमएसएमई में जो आगे आने वाला जो मैन पावर लगने वाला है, जो कि हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से निकलता है, जिसके पास वो स्किल सेट नहीं रहता है, क्योंकि उद्योगों को जरूरत पड़ती है, उस उद्योगों के से रिलेटेड उनको कौशल विकास देना, ताकि वो जाके सीधे इंडस्ट्री में या फिर उद्योगों में जाके एम्प्लॉय हो सके। अच्छा रितेश जी, ये बताइए, इसके लिए क्या पहले बच्चों को तकनीकी जानकारी पूर्व में होना जरूरी है या कोई भी बैकग्राउंड से आके वो इस तकनीक का फायदा ले सकते हैं? सर, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग में सर हम 8वीं पास से लेके जो है पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चों को यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी, तो बहुत यहाँ अच्छी पे बात ऐसा है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को पहले कोई तकनीकी विषय में जानकारी होना या उसमें एजुकेशन होना जरूरी है। अच्छा, ये तकनीकी संस्थान में जो आप कोर्स चला रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम अवधि कितनी है? सर, यहाँ पर जो मैक्सिमम अवधि है वो सर 1 साल से लेकर 4 साल तक है। खासकर हमारे जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनकी अवधि 4 साल है। अदरवाइज जो हमारे जो बड़े लंबे कोर्सेज हैं वो 1 साल की अवधि के। अच्छा, तो भविष्य में अभी बच्चों की क्या स्थिति है और बच्चे इस तकनीकी कोर्स को प्राप्त कर कितने लाभान्वित हो रहे हैं, इसके बारे में मैं आज जानना चाहूँगा आपसे। सर, जैसा कि आपको बताया गया है कि सर पिछले 3 सालों में हम तकरीबन 3500 बच्चों को यहाँ पे जो है विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों पे प्रशिक्षण दे चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उससे वो लाभान्वित होकर विभिन्न बड़े बड़े उद्योगों में, साथ ही साथ आसपास के जो छोटे उद्योग हैं उसमें भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं या कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो खुद स्वरोजगार की तरफ प्रेरित होकर स्वरोजगार के लिए अपना खुद का जो है बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, हमारे योगदान से या फिर हमारी सहायता से या फिर हमारे एमएसएमई मंत्रालय के दूसरे विभिन्न विभागों की सहायता से। जी रितेश, मैं कहूँगा सर पिछले 3 वर्षों में तकरीबन 30 से 35% बच्चे जो हैं उन्होंने इस तरह से फायदा लिया है, नौकरी की तरह या फिर स्वरोजगार की तरह। जी रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और कुछ खबरें जिलों से। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर कुमार गौरव सिंह ने धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। जिले के गुरवाइन डबरी धान खरीदी केंद्र में भारी अनियमितता और गड़बड़ी मिलने की शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच के बाद भौतिक सत्यापन करने पर उसमें 1130 क्विंटल धान कम पाया गया। इसके बाद समिति प्रबंधक शंकर दयास बंजारा, धान खरीदी प्रभारी रामदास बंजारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सनत कुमार कश्यप के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला मानपुर के औंधी थाना के अंतर्गत एक मादा भालू की मौत हो गई है। भालू शहद की लालच में आया और शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। सुबह तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल पहुंचे ग्रामीणों ने पेड़ से लटके भालू को देखा और इसकी सूचना औंधी थाना और वन विभाग को दी। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को बचाने का प्रयास किया। वन विभाग के एसडीओ अमृतलाल खूंटे ने बताया कि करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पेड़ से भालू को नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक भालू की मृत्यु हो चुकी थी। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश करने का अधिकार संचालक मंडल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, फिल्मों के सहनिर्माण के लिए लाएंगे इंसेंटिव फंड स्कीम। कान फिल्म समारोह में इंडिया पैवेलियन का केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। पहले दिन कोंटा विधानसभा के गांव में पहुंचकर लोगों से की बात।
और तकनीकी ज्ञान से अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं युवा। एमएसएमई मंत्रालय से बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।